नेशनल पेंशन सिस्टम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में आज हम A to Z चीज़ें जानेंगे कि एनपीएस में आप कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का बेनिफिट्स ले सकते हैं और इसके रिटर्न का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और कहाँ पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो हम आज एनपीएस के बारे में A to Z चीज़ें जानेंगे। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, एनपीएस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। एनपीएस अकाउंट जनरली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पेंशन के लिए कि आप कैसे रेगुलर पेंशन पा सकते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। तो ये अकाउंट आप अपने कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप ओपन कर रहे हैं वहाँ पे आप ओपन करवा सकते हैं। और आप अकाउंट तो किसी नेशनलाइज बैंक या प्राइवेटाइज बैंक से ही ओपन करवाएंगे। एक बार आपने अकाउंट आपने ओपन किए कर दिया तो फिर आपको वो अकाउंट डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर को देना होता है। तो जनरली एम्प्लॉयर का भी डिक्लेरेशन आप अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके उनके टाई अप्स होते हैं बैंकों के साथ, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो ओपन अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप किसी भी नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक का चुनाव कर सकते हैं, बट एम्प्लॉयर के साथ अगर आप ओपन करवा रहे हैं तो एम्प्लॉयर का जिस बैंक के साथ टाई अप है आप उसी अकाउंट उसी बैंक में ओपन करवाइए। वो बैंक चाहे HDFC हो सकता है या कोटक महिंद्रा बैंक या कोई भी बैंक हो सकता है। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली इस अकाउंट को ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। अकाउंट एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया जा सकता है किसी भी बैंक में। आप कोटक महिंद्रा बैंक में जाके और वहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट आप इसे ओपन कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, आपका अकाउंट जो है ऑनलाइन ओपन होके आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टैक्स बेनिफिट्स इसमें क्या है। एनपीएस अकाउंट आप क्यों खुलवाते हैं। एनपीएस अकाउंट जैसे कि नेम में इंडिकेशन है, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये एक रेगुलर पेंशन पाने का एक ऐसा अकाउंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है और इससे आप रेगुलर पेंशन आपको मिल सकती है अपने रिटायरमेंट के टाइम पे। और अगर आपको पहले पैसे निकालने हैं प्री मेच्योर, अगर आपको विड्रॉल करना है तो उसके भी कुछ अपने रूल्स हैं, वो हम उन रूल्स के बारे में बात करेंगे। बट अभी हम अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको देखिए, इसमें आपको 80C CCD और CCD2 इसमें आपको 1,50,000 रुपए की लिमिट मिलती है। तो अगर आप आपकी जो बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी का आप 10% हर महीने बेसिक मंथली बेसिक सैलरी का आप 10% इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। और उसमें 10% अमाउंट पे आपको 80 CCD 80 CCD के तहत आपको जो है वो छूट मिलेगी 80 CCD 1 और 2 के तहत। तो आपको जो लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 1,50,000 रुपए का है। उसके अलावा आप इसमें 80 CCD 1B में 50,000 रुपये आप वन टाइम या मतलब साल में कभी भी कितने भी इंस्टॉलमेंट में आप करके 50,000 रुपये तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको जो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है वो 1,50,000 प्लस 50,000, ये 2 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट एनपीएस अकाउंट में हो सकता है। और अगर आपने कोई और अकाउंट नहीं ओपन करवा रखा है आप एनपीएस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसमें 50,000 रुपये अलग से आपको टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आप वो भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलेगी। उस 2 लाख रुपए के अमाउंट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ये रही टैक्स बेनिफिट ऑन डिपॉजिट। जो भी आप डिपॉजिट करते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट क्या है। उसके बाद तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज देखें तो एनपीएस में जो है इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज, 3 इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज होते हैं। अगर आपने एक बार अकाउंट ओपन करवा लिया, आपका अकाउंट ओपन हो गया है, तो इसमें इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। इक्विटी में आप मैक्सिमम 75% का ही डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का डिपॉजिट आप नहीं कर सकते। तो ये आपकी चॉइस है, आप कितने परसेंट जो है एलोकेशन इक्विटी में करना चाहते हैं। और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसमें कोई लिमिट नहीं है इस कैटेगरी में। तो आपको ये तीनों ही स्कीमों का चुनाव करके आपको इसमें कुछ कुछ परसेंटेज एलोकेशन करना होगा और जो तीनों का सम है वो 100% होना चाहिए। 100% अमाउंट अगर आपका जैसे 10,000 रुपये आपका मंथली जा रहा है तो 7,500 रुपये, 10,000 रुपये आप मंथली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 7,500 रुपये मैक्सिमम आपका इक्विटी कैटेगरी में जा सकता है। मैक्सिमम आप चाहे 5,000 जमा करें, चाहे 2,000, चाहे 3,000, वो आपकी चॉइस होती है। आप अकाउंट जब ओपन करेंगे तो उसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कितने परसेंटेज अपने कंट्रीब्यूशन का आप इक्विटी में एलोकेट करना चाहते हैं और कितने परसेंटेज आप कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में एलोकेट करना चाहते हैं और कितने परसेंटेज आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एलोकेट करना चाहते हैं।
तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो देखिए, इसमें अगर आपने एक बार एलोकेशन कर लिया तो आप उसमें चुनाव भी कर सकते हैं कि आपको पेंशन फंड मैनेजर आपका कौन सा होगा, कौन सा पेंशन फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 8 पेंशन फंड मैनेजर आपको पीएफएम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एनपीएस अकाउंट पे। तो जो कि पहला बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, दूसरा एचडीएफसी, तीसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और चौथा कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, और फिर एलआईसी और रिलायंस कैपिटल, एसबीआई पेंशन और यूटीआई रिटायरमेंट। तो आपको इसमें से कौन सा पेंशन फंड मैनेजर चूज करना चाहिए, इसमें इसका सबसे सीधा सा आंसर है कि आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे आप इनके रिटर्न्स चेक करिए। आपको जिनके भी रिटर्न्स आपको सबसे मैक्सिमम रिटर्न्स दिख रहे हो, इक्विटी में ही नहीं, कॉर्पोरेट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तीनों कैटेगरी में आप देखिए ओवरऑल जिसने भी रिटर्न बेटर दिया है, जिसका भी रिटर्न बेटर हुआ है पिछले 5 साल 10 सालों का इनका डेटा आपको मिल जाएगा। तो जिस भी पेंशन फंड मैनेजर का रिटर्न सबसे बेटर परफॉर्मेंस आ रही है, आप उस पेंशन फंड मैनेजर को चूज कर सकते हैं और उसी के साथ आप जाइए। तो आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप पेंशन फंड मैनेजर, अगर आपने किसी को चूज कर लिया है और आप अगर उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप पेंशन फंड मैनेजर अपना चेंज भी कर सकते हैं और आप पीएफएम कोई और भी चूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं तो फिर आपको विड्रॉल इसमें कैसे मिलेगा, तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप कैसे इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इस पॉइंट को समझें, इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस टेबल को समझें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करना चाहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहते हैं, और अगर आपने इसमें डिपॉजिट किया हुआ है और 60 ईयर्स इसका जो है नॉर्मल एग्जिट पीरियड होता है, तो 60 ईयर्स जब भी आपके एम्प्लॉयमेंट का जो 60 ईयर्स फाइनल जो 60 ईयर्स है तो उस पर ये अकाउंट मेच्योर होता है। 60 साल पे इसकी मेच्योरिटी होती है। अकाउंट आपने चाहे जब भी खोला हो, चाहे 40 साल पे, चाहे 45 ईयर्स पे खोला हो, चाहे 50 ईयर्स के जब आप है तब आपने खोला हो, लेकिन जो इसकी मेच्योरिटी है वो जब आपकी एज 60 ईयर्स हो जाएगी तभी इसकी मेच्योरिटी आती है। और उसके पहले आप कोई भी विड्रॉल कर रहे हैं तो वो प्री मेच्योर विड्रॉल कहलाया जाएगा। तो अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल इसमें करते हैं तो फिर उसके क्या रूल्स हैं। तो देखिए, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी प्राइवेट सेक्टर को से आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपने वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आपका कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से होता है। तो फिर उसमें 10 ईयर्स का आपका मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन जरूरी है। आपने इसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 ईयर्स की होनी चाहिए, और 10 ईयर्स का अगर आपका सब्सक्रिप्शन हो चुका है तो ही आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। 10 ईयर्स से पहले आप प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो 10 ईयर्स से पहले अगर आपने 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आप का अगर टोटल कॉर्पस 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, तो आपको 100% लमसम आपको जो है वो विड्रॉल पे मिल जाएगा। और अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर उसका वो रूल है कि 80% आपको जो है आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी। तो एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी, 20% आपको जो है वो लमसम में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर आपके एनपीएस कॉर्पस में 10 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, आपने 10 साल का सब्सक्रिप्शन इसमें पूरा कर लिया है, तो आपको 2 लाख रुपए आपको लमसम मिल जाएंगे और 8 लाख रुपए पे आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी अगर आपने प्री मेच्योर विड्रॉल किया है तो 8 लाख रुपए पे आपको एन्युटी के लिए बहुत सारी कंपनियां मिलती हैं। तो इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। तो जिस भी कंपनी का एन्युटी एन्युटी जो है एक रेगुलर इनकम होती है, आप इसे रेगुलर इनकम की तरह समझें कि अगर आपने किसी कंपनी का अगर आपने एन्युटी प्लान ले लिया है तो वो आपको उसमें बहुत 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 सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप एन्युटी चाहते हैं और कितने साल तक एन्युटी चाहते हैं, क्या आप लाइफ टाइम एन्युटी चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए 20 साल के लिए या 10 साल के लिए एन्युटी चाहते हैं। तो उसी हिसाब से आपके एन्युटी जो है, एन्युटी मीन्स रेगुलर पेमेंट वैल्यू, हर मंथली पेमेंट वैल्यू आपकी डिसाइड होगी। तो वो जो अमाउंट जो एन्युटी डिसाइड हुई है वो आपको हमेशा मिलती रहेगी पेंशन के रूप में। तो वो पेंशन आपको जो है मंथली पेंशन आपको एन्युटी के रूप में आपको चूज करना पड़ेगा, उसका आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये जो है इसके रूल्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वाले रूल्स समझ में आ गए होंगे। और अगर हम नॉर्मल एग्जिट की बात करें तो अगर आपने 60 ईयर्स तक एज इसमें पूरा किया हुआ है तो 60 ईयर्स तक कंप्लीट करने के बाद आपको जो है कंप्लीट लमसम जो है, अगर नॉर्मल एग्जिट में आपको क्या होता है कि 60% आप ध्यान रखिए कि आपको जो है 60% जो है 60% आपको लमसम पे हो जाएगा और 40% की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी।
तो जो नॉर्मल मैच्योरिटी है उसमें 40% कॉर्पस का आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी और 60% का आपको लमसम पेमेंट हो जाएगा। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए 60 ईयर्स की एज में अचीव किया है तो आप उसमें से 6 लाख रुपए आप एक मुश्त आप निकाल सकते हैं, आपको विड्रॉल हो जाएगा और 40% की आपको जो है एन्युटी लेनी पड़ेगी। और अगर इसमें किसी की भगवान ना करे इसमें अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो फिर उसमें उस केस में उसके नॉमिनी को पूरा अमाउंट मिल जाता है, वो चाहे वो इस केस में मिल जाता है। तो उसमें नॉर्मल विड्रॉल के ये रूल है। और इसमें भी क्या होता है कि अगर जो भी 60% जो यहाँ पे विड्रॉल हुआ है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो लेकिन जो 40% एन्युटी जो आपको आती है वो टैक्सेबल होती है आपके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि अनफॉर्चुनेट अगर कोई सब्सक्राइबर की अगर डेथ होती है प्री बिफोर और 60 ईयर्स के पहले या 60 ईयर्स पे, तो उसमें क्या होता है कि आपको एंटायर जो पेंशन है और जो वेल्थ है वो उसके नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये उसमें जो है कोई समस्या नहीं होती है और उसमें जो भी नॉमिनी है सब्सक्राइबर का उसे पूरा पेमेंट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है विड्रॉल रूल यहाँ के समझ में आ गए होंगे और टैक्स इम्प्लीकेशंस भी इसके समझ में आ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करने में मदद मिलेगी और उसके रूल्स समझने में मदद मिली होगी। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपके लिए और नए वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।